तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 क्लास 12 का मैथ है और इसमें हम लोग को दिया है वर्धमान और ह्रासमान फलन ज्ञात करने के लिए। तो फलन हमारा कब वर्धमान होता है और कब ह्रासमान होता है, पहले उसके नियम को समझा जाए। ठीक है, पहले ग्राफ के माध्यम से देखिए। मान लीजिए इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये एक्स अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। अगर कोई मान लीजिए हमारा वक्र है जो नीचे से हमारा ऊपर की तरफ गति कर रहा है, मतलब ये वक्र हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मतलब बढ़ रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में ये वर्धमान कहलाता है। इस कंडीशन में ये वर्धमान फलन कहलाएगा, वर्धमान फलन का ये ग्राफ है। लेकिन अगर यही कण हमारा नीचे से न चल करके मान लीजिए ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर दूसरा ग्राफ एक देख लीजिए। मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। अगर मान लीजिए कण मेरा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, कण भी समझ सकते हैं इसको, कण भी आप बोल सकते हैं या कोई फलन बोल दीजिए कि ये वक्र मेरा क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये इसकी ऊंचाइयों में कमी हो रही है, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ह्रासमान कर रहा है। ह्रासमान का मतलब होता है कमी और वर्धमान का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ह्रासमान फलन कहलाएगा। एक और इसका ग्राफ है, जैसे मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ग्राफ के माध्यम से हम ऐसे ही खींचते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर मान लीजिए हमने एक्स अक्ष पे कोई एक सीधा रेखा खींच दिया, या यही रेखा हम वाई अक्ष पे भी खींच सकते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, हमने यहाँ वाई अक्ष पे एक सीधा रेखा खींच दिया, तो जो एकदम सीधा चलेगा वो हमारा अचर फलन कहलाएगा। न तो ये ऊपर जा रहा है, न ही ये रेखा नीचे आ रहा है। ये वक्र सीधे एकदम चल रहा है ना, देखिए ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। अगर ऊपर नीचे होता तो इसमें क्या होती, वृद्धि भी होती, कमी भी होती, वृद्धि भी होती, कमी भी होती। लेकिन ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे आ रहा है। तो ये देखिए ये एक्स अक्ष जो है ना, इस एक्स अक्ष के ऊपर जा रहा है, इस कंडीशन में ये क्या है, वृद्धि कर रहा है। लेकिन एक्स अक्ष के नीचे आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। लेकिन ये अचर फलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर फलन, क्योंकि यहाँ पर एक्स का एक निश्चित मान मिलेगा। ये हमारा मूल बिंदु होती है 0 0। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस पॉइंट पे काटते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु से ये हमारी क्या एक कोई निश्चित दूरी है। ऐसे ही हमारा मूल बिंदु है 0 0 और यहाँ से वाई अक्ष की एक क्या एक निश्चित दूरी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की कुछ न कुछ दूरी होगी, तो एक किसी एक निश्चित दूरी पे इसको खींचा गया है, इसलिए क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। ठीक है, इसको भी आप क्या कहेंगे, अचर फलन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं कि यदि कोई वक्र नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में वो वर्धमान कहलाएगा। ऊपर से नीचे आ रहा है, ह्रासमान कहलाएगा। सीधे चल रहा है तो अचर फलन कहलाएगा। ठीक है, यही इसका कंडीशन है। अब इसके बाद हम लोग ज़रा सा और देखिए, इस तरह से देखेंगे, एक दूसरा रूल देखेंगे कि अचर फलन वर्धमान फलन ह्रासमान फलन ज्ञात करने का और क्या तरीका है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फलन है एफ एक्स। ठीक, इस एफ एक्स का हम अवकलन करेंगे तो ये बनेगा एफ डैश एक्स। इस एफ एक्स का जब अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, एफ डैश एक्स। इस एफ डैश एक्स का हम 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है कि ये एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा है, कि ये एफ डैश एक्स 0 के बराबर है। 3 कंडीशन में मिलेगा। जो भी यहाँ पे फलन आपको दिया रहेगा, एफ डैश एक्स का यहाँ कुछ मान दिया रहेगा, उस मान का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पे एफ डैश एक्स बनेगा। तो एफ डैश एक्स का मान हमारा 0 से बड़ा भी मिल सकता है, 0 से छोटा भी मिल सकता है और 0 के बराबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो जब भी एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा मिलेगा तो उस कंडीशन में ये मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। और जब 0 से छोटा होगा तो वह मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक मान ही 0 से क्या होते हैं, छोटे। न तो ये धनात्मक होगा न तो ऋणात्मक, क्योंकि 0 के सामने का चिन्ह न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक रेखा खींचा, यहाँ बीच में क्या रखा, 0। तो अगर ऊपर हमें नंबर लिखना हो ना तो सभी प्लस नंबर लिखे जाएंगे, प्लस में ये 1 2 3 ऐसे बढ़ेगा। लेकिन नीचे अगर ये नंबर लिखना हो तो ये -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। यानी कि 0 के नीचे जब जाएंगे तो सभी हमारे किस में मिलेंगे, माइनस में, और ऊपर जाएंगे तो प्लस में मिलेंगे। तो वही चीज़ है कि 0 से बड़ा कौन होगा, जो हमारा प्लस वाला है। ये 0 से बड़ा 1 है, 0 से बड़ा क्या है, 2 है, 0 से बड़ा क्या है, 3 है। ऐसे हमारे और भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन ये 0 से हमारा बड़ा नहीं है 1, 0 से क्या है, छोटा है। -2 भी क्या है, 0 से छोटा है, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, ऋणात्मक संख्या 0 से भी क्या होती है, छोटी होती है। तो ये 3 कंडीशन देखिए। अगर एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा है, उस कंडीशन में फलन आपका वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, ह्रासमान होगा। ठीक, अगर 0 के बराबर है तब भी आपका फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। ये 3 कंडीशन है। अगली चीज़
आपको बिंदु दे सकता है कि इस बिंदु पर आप ज्ञात करिए। मान लीजिए कोई बिंदु दे देता है, जैसे 1, 2 दे दिया, कह रहा है कि इस बिंदु पर आप ज्ञात करिए कि मेरा फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो इन बिंदुओं पर हम कैसे ज्ञात करते हैं? इन बिंदु 1 और 2 के बीच कौन सी संख्या पड़ेगी? 1 और 2 के बीच वाली संख्या, न तो 1 को हम रखेंगे न तो 2 को रखेंगे। और ये रखना कहाँ रहता है? एफ डैश एक्स, ये जो निकला है ना, इसी एफ डैश एक्स के स्थान पर इस बिंदु को रखा जाएगा। किसको? 1 और 2 को नहीं रखेंगे, 1 और 2 के बीच वाला नंबर। इनके बीच में बहुत से नंबर आपको मिलेगा। 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है बताइए? 1 से बड़ा 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है। ये सब मेरे 1 से बड़े हैं और 2 से क्या है? छोटे हैं। तो ये जो नंबर हम रख रहे हैं, यही नंबर एफ डैश एक्स में रख करके हम ज्ञात करेंगे कि हमारा फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। ठीक है, चलिए आगे एक्सरसाइज 6.2 को आप लोग देखिए, उसमें आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जितनी आपकी कमियां बची है 6.2 में वो दूर हो जाएगी। देखिए प्रश्नावली 6.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखा जाए। प्रश्नावली 6.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया है, देता है सिद्ध कीजिए R पर f(x) बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? f(x) बराबर जो दिया है 3x प्लस 7, 3x प्लस 17 दिया है। ठीक है, और ये R पर क्या है? वर्धमान है। यानी कहने का मतलब इसमें जो x दिख रहा है ना, वो x है क्या? रियल नंबर है। x किससे मिलान करेगा? रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, रियल नंबर आप लोग को पता है वास्तविक संख्या को कहते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या को कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? गिनती में के कोई भी संख्या लिख लीजिए, प्लस में लिख लीजिए, माइनस में लिख लीजिए, भिन्न परिमेय संख्या लिख लीजिए, यानी जितनी संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी क्या कहलाती हैं? रियल नंबर ही कहलाती हैं। चाहे आप कोई भी संख्या लिख लीजिए, मान लीजिए आपने लिख दिया कहाड़ी में 2, ये भी रियल नंबर है। 1/2 लिख दिए, ये भी रियल नंबर, इसको परिमेय संख्या बोलेंगे और परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। मान लीजिए हमने माइनस यहाँ पे 3 लिख दिया कहाड़ी में, भी हमारा रियल नंबर में जाएगा। ठीक है, रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या। मैंने -2 लिखा, -1 लिखा, 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, ऐसे कोई भी नंबर आप लिख लीजिए, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? रियल नंबर ही कहलाएंगे। तो x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर तो हमारा सभी नंबर्स होते हैं, हम कोई भी नंबर्स रख सकते हैं। लेकिन इसमें नहीं रखना है, इसका पहले हमें अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। अवकलन करने पे जो x आएगा वहाँ पर हम रख कर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा सा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। हमें एफ डैश एक्स का मान निकालना है। ये एफ एक्स मेरा एफ डैश एक्स कब बनेगा? जब हम इसका अवकलन करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx एफ एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे dy/dx 3x प्लस 17, और ये ब्रैकेट में क्या करेंगे? बंद कर देंगे। dy/dx एफ एक्स का अवकलन क्या हो जाता है? एफ डैश एक्स हो जाता है। अगर हम इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो एफ पर डबल डैश आ जाएगा। अगर हम इसका फिर से अवकलन करें तो एफ पर क्या हो जाएगा? डबल डैश हो जाएगा। तीसरा बार करेंगे 3 डैश आएगा। जितना बार अवकलन करेंगे उतना इसके ऊपर बार डैश का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एफ एक्स का अवकलन अभी एक ही बार हुआ, तो देखिए 1 डैश आया है। एफ एक्स का अवकलन क्या हो गया? एफ डैश एक्स। अब इस साइड का अवकलन करिए। dy/dx 3x के पास जाएगा, dy/dx 3x के पास जाएगा। फिर dy/dx मेरा किसके पास जाएगा? 17 के पास, 17 के पास जाएगा। तो इस तरह से एफ डैश एक्स का मान हम क्या पाएंगे? आपको पता है कि ये जो 3x है, इसमें 3 हमारा अचर संख्या है, गिनती में का संख्या है, और x हमारा क्या है? चर संख्या है। कभी भी अवकलन हम जब चर और अचर दो संख्याएँ साथ में हों, चर और अचर हमारे दो संख्याएँ क्या हों? गुणनफल के रूप में या भागफल के रूप में साथ में हों, तो हम अचर संख्या का अवकलन नहीं करते हैं, केवल चर संख्या का करते हैं। यानी 3 का अवकलन हम नहीं करेंगे। किसका करेंगे? x का। ये 3 मेरा dy/dx के आगे चला जाएगा। dy/dx यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? x। ये जो 3 है ना आपका दिख रहा है, ये dy/dx से देखिए आगे आ गया। यहाँ पर कौन बच गया? x प्लस यहाँ पर चर और अचर दोनों संख्याएँ नहीं है, केवल क्या है? अचर है। और अचर संख्या का अवकलन क्या हो जाता है? 0। अगर चर और अचर साथ में हैं तभी जाके अचर संख्या मेरा आगे निकलेगा और चर संख्या वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन केवल अचर संख्या है तो उसका जब अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है? आगे देखिए एफ डैश एक्स का अगला मान हम देखें, इसको सॉल्व करके। 3 का अवकलन होगा नहीं। dy/dx एक्स का मान 1 होता है, ये तो आपका 0 है, उसको भूल जाइए। 3 का 1 में गुणा कराएंगे कितना आएगा? 3। यानी एफ डैश एक्स का जो मान निकला है ये 3 निकला है। क्या निकला है?
3, और ये 3 बताइए 0 से बड़ा है कि 0 से ये क्या है, छोटा है। तो हम लोग जानेंगे कि 3 हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। सबको पता है कि 3 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो यार जो 3 आया ये 0 से बड़ा आया। जब 3 मेरा 0 से बड़ा आ गया तो ये 3 किसका मान है, एफ डैश एक्स का मान है। जब 3 0 से बड़ा है तो एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये 3 जो है ना एफ डैश एक्स का ही मान है, और 3 जब 0 से बड़ा तो ये भी हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अभी हम लिखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए एक्स बिलोंग आर पर फलन, एक्स बिलोंग आर पर फलन एफ निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या है, वर्धमान है। बताइए क्यों वर्धमान हो गया, क्योंकि ये जो हमने 3 निकाला ना, ये 3 हमारा 0 से बड़ा मिला। हमने बताया था जब भी एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा मिल जाएगा उस कंडीशन में हमारा फलन क्या होगा, वर्धमान होगा। एफ डैश एक्स का जो मान है अगर वो हमारा 0 से छोटा मिल जाएगा तो क्या होगा, ह्रासमान होगा, या 0 के बराबर आ जाएगा तब भी क्या होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ हमारा जो 3 निकला ये 0 से बड़ा, इसलिए क्या है, वर्धमान है। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि आ गया, प्रूव डेट यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये भी सिद्ध करने के लिए ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सब सिद्ध करने वाला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, सिद्ध कीजिए कि आर पर, यानी कि इसमें भी रियल नंबर पर ही हमें सिद्ध करना है, एफ एक्स बराबर ई पावर 2x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। जो फलन दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, ई पावर 2x दिया है, और जो x आप इसमें देख रहे हैं ये x मेरा किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से, वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो आप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, एफ एक्स का अवकलन हम करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स लिख करके, और इस साइड आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x। डी बाई डी एक्स एफ एक्स का अवकलन आपको पता है एफ डैश एक्स होगा, अभी हमने पहला क्वेश्चन में भी समझाया है। ई पावर कुछ भी हो उसका अवकलन करेंगे तो ई पावर वही आएगा, ई पावर एक्स हो, ई पावर 2x हो, ई पावर 3x हो, कुछ भी हो उसका अवकलन करेंगे तो ई पावर वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज़रा सा देखिए, जो यहाँ पावर हमारा दिखाई दे रहा है ये 2x है, इस 2x का हम दोबारा अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स, क्या दिया है पावर में 2x, ई के जो भी पावर रहेगा उसका दोबारा आपको अवकलन करना पड़ेगा। अब ये जो 2x है इसमें 2 क्या है, अचर है, और x क्या है, चर है। तो बताइए हम 2 का तो अवकलन करेंगे नहीं, ये डी बाई डी एक्स के आगे चला जाएगा, किसका अवकलन होगा, x का। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा ई पावर 2x मल्टीप्लाई 2 आगे आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स के पीछे कौन बचेगा, x। इस तरह से ई पावर 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स, एक्स का मान 1 होता है, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 2 ई पावर 2x। यही है आपका एफ डैश एक्स का मान। ठीक है, अब ये जो एफ डैश एक्स का मान है ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा, इसके बारे में ज़रा सा आप लोग समझिए। ठीक है, एक बात जानिए कि ई पावर x हो, ई पावर 2x हो, ई पावर 3x हो, कुछ भी ई के पावर दे दिया हो वो सदैव 0 से बड़ा होता है। सदैव क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, हमेशा ये 0 से बड़ा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि ई पावर 2x हमारा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए क्या है, वर्धमान। यहीं पर आप लिख सकते हैं। अन्यथा ई पावर 2x का आप फार्मूला यूज करिए, ई पावर 2x का क्या फार्मूला बनती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं एफ डैश एक्स का मान 2 ई पावर 2x का जो मान बनेगा वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। ठीक है, पहला मान 1 होगा प्लस 2x होगा प्लस 2x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 होगा। इसी तरह से 2x पे घाते 3 बटे फैक्टोरियल 3 है ना, 2x पे घाते 4 बटे फैक्टोरियल 4। इस तरह से ये चलता जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, हम सबको लिख नहीं सकते हैं, बहुत आगे तक ये जाएगा। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, डैश डैश लगा देंगे। तो यही है मेरा एफ डैश एक्स का मान, जिसमें मैंने ई पावर 2x का यहाँ फार्मूला लिखा 1 प्लस 2x। अगर मान लीजिए यहाँ 2x है तो 2x आएगा, 3x रहे तो 3x आएगा, यहाँ भी 3x का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है तो फैक्टोरियल क्या आ गया, 2। इस तरह से आपका चलेगा। अब बताइए एफ डैश एक्स हमारा 3 कंडीशन लिया जाएगा, इन तीनों कंडीशन में देखेंगे कि क्या ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। देखिए ज़रा सा, यहाँ लिखेंगे जब x मेरा 0 से क्या हो, बड़ा हो। 3 कंडीशन लेंगे, पहला हमारा x जब 0 से बड़ा हो, उस कंडीशन में क्या होगा बताइए, एफ डैश एक्स बराबर क्या दिया है 2
ब्रैकेट में 1 प्लस 0 से बड़ा का मतलब समझ रहे हैं कि x का मान मैं 0 से बड़ा रखूँगा और 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, इस तरह के नंबर होते हैं। तो मैं 0 से बड़ा मान लीजिएगा यहाँ 1 रखूँ तो 2 करने कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर भी मैं 2 रख दूँ, 1 रख दूँ तो 2 करने 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। इस 2 से मैं 4 को काटूंगा तो 2 आ जाएगा। यानी जो संख्या आ रही है वो प्लस में आ रही है कि माइनस बन जा रही है, प्लस में आ रही है, क्योंकि x बराबर मैंने 0 से बड़ा क्या रखा। यहाँ अपने मन से रखिए, आप रखना नहीं है, बस अपने मन में सोचेंगे कि मुझे 0 से बड़ा यहाँ नंबर रखना है। तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे नंबर हमारे होते हैं। तो मैं x बराबर बोल रहा हूँ कि आप यहाँ 1 रखिए, तो 2 करने ये 2 प्लस रहेगा कि माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा। यहाँ पर भी आप 1 रखेंगे तो 2 करने ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 4 भी क्या है, प्लस में है। तो जब संख्याएँ ये सब प्लस में आ रही है तो हमारा सब आगे भी प्लस में आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका ये दिया है 1 + 2x प्लस 2x स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 प्लस डैश डैश, ये हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इधर जो भी ना मान आएंगे सब के सब प्लस में आएंगे, इसी कारण ये 0 से क्या होगा, बड़ा। और इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसलिए फलन f वर्धमान है। फलन f क्या है, वर्धमान है। क्यों, क्योंकि ये f' का जो मान है ना वो 0 से बड़ा मिल रहा है। 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं x को 0 से छोटा ले लूँ, x को क्या ले लूँ, 0 से छोटा, तो यहाँ लिख लीजिए जब x 0 से छोटा हो, जब x मेरा 0 से छोटा, उस कंडीशन में क्या बनेगा, f' का जो मान है ना वो बनेगा 2e⁻², z कर लीजिए, जहाँ से z मेरा बिलोंग करेगा कहाँ से, रियल नंबर से। देखिए जैसे यहाँ पर 2e क्या था, 2x था, क्या था, 2e f' का मान देखिए 2e⁻2x निकला हुआ था। मैंने लिखा f' का मान 2e⁻2z, लेकिन मैं माइनस क्यों लगाया हूँ, क्योंकि x का मान 0 से छोटा लिया जा रहा है। x का मान कहाँ से लिया जा रहा है, 0 से छोटा। आप यहाँ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x भी लिख सकते हैं, यहाँ आपका x रहेगा, x मेरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब इस कंडीशन में बताइए ये जो हमारा 2e⁻²x क्यों लिया गया है, क्योंकि x मैं बोल रहा हूँ कि क्या है, x मेरा है क्या, 0 से छोटा। 0 से जो छोटा नंबर होता है वो सब माइनस में होते हैं, किस में होते हैं, माइनस में, इसीलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। इसको हम देखिए अब क्या लिख सकते हैं, 2e⁻2x को अगर हम बटे के नीचे लिखेंगे, ये माइनस में है, जब बटे के नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। e⁻−2x है ना, जब ये बटे के नीचे आएगा तो इसका चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और अभी e⁻2x का मान आप यहाँ निकाल के देखे हैं, सब के सब क्या आ रहा था, प्लस में आ रहा था। तो यहाँ भी e⁻2x का वही मान लिखाएगा ना, बताइए 2 बटे क्या आएगा, 2 बटे आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 2x प्लस 2x का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, बटे को और बड़ा कर लीजिए, प्लस डैश डैश ब्रैकेट बंद। अब बताइए नीचे वाला जो मान है ये 0 से बड़ा है, और ऊपर वाला जो मान देख रहे हैं ये भी मेरा 0 से क्या है, बड़ा है। तो यानी कि टोटल मान जो है ना ये 0 से क्या होगा, बड़ा। इस मान को आप देखिए, अभी ऊपर मैं आपको दिखा दिया हूँ 1 2x स्क्वायर बटे 2, ये ऑलरेडी ऊपर देखने को मिल रहा है और ये 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर भी ये 0 से बड़ा ही कहलाएगा, और ये 2 आपको स्पष्ट दिख रहा है 0 से बड़ा है। तो ये टोटल मान मेरा 0 से क्या है, बड़ा है। यानी कि जब x मेरा 0 से छोटा है ना, उस कंडीशन में भी ये क्या है, वर्धमान, क्योंकि 0 से बड़ा इसका मान आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए फलन f वर्धमान है। फलन f क्या है, वर्धमान है, ठीक है। एक कंडीशन और आपको लेके चलना होगा, जब x बराबर 0 हो, जब x बराबर क्या हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में इसका मान क्या बनेगा। x बराबर आपको 0 रख देना इस सवाल में। तो f'(x) बोलिए, f'(x) बराबर दिया है 2e⁻2x। मुझे x बराबर क्या रखना है, 0, तो यहाँ x के जगह 0 रख दीजिए। f'(0) बराबर 2e के पावर, x के जगह जब 0 रखेंगे तो 0 का 2 में गुणा हो जाएगा, और 0 का गुणा हम जब 2 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब बाबू e⁻0 का मान होता है 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। e⁻0 हो तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, 1। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, और ये 2 हमारा 0 से क्या है, बड़ा है। तो आप हर एक कंडीशन में देखे हैं, x 0 से बड़ा हो तब भी इसका मान 0 से बड़ा मिल रहा है, x 0 से छोटा हो तब भी इसका मान 0 से बड़ा मिल रहा है, और x बराबर 0 हो तब भी इसका मान हमारा 0 से बड़ा मिल रहा है। यानी यहाँ पर भी आपका फलन क्या है, वर्धमान है। क्या है, इसलिए फलन f वर्धमान है।
अब इसका लास्ट रिपोर्ट यहाँ लिख दीजिए, अतः x बिलोंग R के लिए, अतः x बिलोंग R के लिए फलन f, क्या लिख दीजिए, फलन f वर्धमान है, वर्धमान है। बस यही आपको प्रूव करना था, प्रूव डेट। आप चाहते हैं तो देखिए इतना कंडीशन को आप फॉलो करिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो आपको मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट रूप भी बता देता हूँ। इतना भी लिख देंगे तब भी बोर्ड एग्जाम में आपका सही हो जाएगा, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, चूँकि e⁻2x सदैव 0 से सदैव धनात्मक होता है, सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, यही आपको लिख देना। e⁻2x सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है, इसलिए फलन f वर्धमान है, इसलिए फलन f क्या है, वर्धमान है। और यहीं पर आपका प्रूव डेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इतना पर भी आप लिख करके छोड़ देंगे तभी नंबर मिलेगा, या तो इसका पूरा ब्यौरा दिखा देंगे तभी मिलेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग क्या इसमें दे रहा है करने के लिए, बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन, ऑप्शन ए में दे रहा है 0 से π/2 में वर्धमान है, ऑप्शन बी में दे रहा है π/2 से π में ह्रासमान है, और ऑप्शन सी में दे रहा है 0 से π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो पहले देखिए इसमें जो फलन दिया है f(x) बराबर, वो क्या दिया है, sin x दिया है। अब इतना का तो पहले आप अवकलन करिए, क्योंकि हमें f' का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, f' का। तो यहाँ आप लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx f(x) लिखाएगा, और यहाँ पे बाबू d/dx sin x लिखा जाएगा। d/dx f(x) आपका f' बन जाएगा, और साइन का अवकलन आप लोग को पता है cos x होता है, फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, d/dx sin x क्या होता है, cos x होता है। आप लोग के जो सेकेंड वाला बुक है उसी के शुरुआत में दिया हुआ है, ठीक है। तो f' का हमने मान कितना निकाला है, cos x निकाला है। f' का मान मैंने क्या निकाला है, cos x निकाला है। ऑप्शन ए में हमारा क्या दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 0 से π/2 में वर्धमान है। ये हमको सिद्ध करना है कि 0 से π/2 में ये क्या है, वर्धमान है, ये हमको सिद्ध करना है। 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान है। कौन, ये cos x, f' का ही मान आया है cos x। तो ये cos x हमारा इस कंडीशन में क्या है, वर्धमान है। कैसे हम सिद्ध करेंगे, ज़रा सा इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर ये y अक्ष मैंने खींचा है, ये x अक्ष खींचा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। त्रिकोणमिति के द्वारा या वैसे कार्तीय तल आप पढ़ते हैं तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, ये द्वितीय होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये चतुर्थ होता है, ठीक। यहाँ पर 0 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पर 0 से जब यहाँ तक आएंगे आप ऐसे चलते हुए, तो यहाँ तक आते आते 90 डिग्री का कोण बन जाता है। उस 90 डिग्री को हम π/2 कहते हैं। यानी 0 से π/2 का कोण कहाँ बन रहा है, पहले में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, पहले में। ऐसे हम जब आगे यहाँ पर आ जाएँ, इस पॉइंट पर, यहाँ से हम चलते चलते यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर जो कोण बनता है बाबू वो π डिग्री का बनता है। पाई बोले तो 180, पाई रेडियन। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो पाई रेडियन का बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, ठीक है। तो बताइए जो दूसरा चतुर्थांश है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, π/2 से पाई तक, π/2 से पाई तक का कोण दूसरा में बन रहा है। पहला में जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, ये पहला में बन रहा है। अब त्रिकोणमिति यहाँ पर पूरा आप समझ लीजिए, यहाँ पर जो कोण बनता है वो 270 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का, 270 डिग्री का। अगर इसको हम रेडियन में बदलें तो π/180 से गुणा करा दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 9 3 के 27, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा 3π/2 रेडियन का बनेगा। यहाँ से यहाँ तक का कोण बताइए कितना बनता है, 3π/2। यहाँ से यहाँ तक जब आएंगे तो ये कोण मेरा हो जाएगा 3π/2। तो इस चतुर्थांश में कहाँ से कहाँ तक का कोण बनेगा बताइए, तो पाई से बनना शुरू होगा और कहाँ तक बनेगा, 3π/2 तक। पाई से बनना शुरू हो रहा है और कहाँ तक बन रहा है, 3π/2 तक, ये तीसरे में बन रहा है। और चौथे में हमारा 360 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, यहाँ पर जब ऐसे आप यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बन जाता है, और 360 को हम 2π कहते हैं। तो बताइए चौथे चतुर्थांश में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 3π/2 से बनना शुरू होगा और कहाँ तक बनेगा,
3 पाई बाई 2 से बनना शुरू होगा और 2 पाई तक बनेगा। ये पूरा मैंने ब्यौरा आपको बता दिया कि पहले चतुर्थांश में 0 से पाई बाई 2 तक का कोण बनता है, दूसरे चतुर्थांश में पाई बाई 2 से शुरू करेगा और पाई तक ही बनेगा, तीसरे में पाई से 3 पाई बाई 2 तक बनेगा और चौथे में 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक का कोण बनता है। अब जरा सा देख लीजिए, इसमें आल प्लस होते हैं, इसमें आल क्या होते हैं प्लस, क्या आल त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ना हमारे 6, साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो टोटल इसमें क्या मिलते हैं प्लस। पहले चतुर्थांश में सभी के सभी प्लस होते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा चतुर्थांश है इसमें आपका बाबू साइन और साइन का उल्टा एक होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये दोनों के दोनों इसमें प्लस होते हैं, बाकी लोग माइनस होते हैं। जो प्लस होते हैं मैं उन्हीं का बस लिख रहा हूँ। इस वाले चतुर्थांश में दूसरे में कौन कौन प्लस होगा, साइन और कोसेक, बाकी लोग क्या होते हैं माइनस। तीसरे चतुर्थांश में जब आप आते हैं तो इसमें टैन और टैन का उल्टा होता है कॉट, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं माइनस। और चौथे में जब आप चले जाएंगे तो इसमें कास और कास का उल्टा क्या होता है सेक, ये दोनों प्लस होते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं माइनस। तो बताइए हमें क्या देखना है, 0 से पाई बाई 2 में देखना है। 0 से पाई बाई 2 किस में है, पहले में है। 0 से पाई बाई 2 किस में है, पहले में, और पहले में आल सभी लोग क्या होते हैं प्लस होते हैं। अब प्लस वाले वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा होता है, प्लस वाला वैल्यू 0 से क्या होता है बड़ा। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि 0 से पाई बाई 2 का कोण प्रथम चतुर्थांश में बनता है, प्रथम चतुर्थांश में बनता है, इसलिए जो कास एक्स है ना, ये कास एक्स जो है ना, ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। जो कास एक्स है ये कहाँ है 0 से पाई बाई 2 है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में बोला ना 0 से पाई बाई 2 में, आप चेक करिए। तो कास एक्स किसके अंदर गया 0 से पाई बाई 2 के अंदर चला गया। और 0 से पाई बाई 2 में हमने बताया है कि सभी लोग क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो ये जो संख्या कास एक्स हमारा मिलेगा ना, ये 0 से क्या मिल जाएगा बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि ये सब लोग धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी लोग क्या होते हैं धनात्मक। तो ये जो 0 से पाई बाई 2 मेरा कास एक्स इसके अंदर जा रहा है, कास एक्स किसके अंदर जा रहा है 0 से पाई बाई 2 के अंदर जा रहा है। और 0 से पाई बाई 2 के अंदर जो कोण का मान होता है वो सब प्लस में होता है। अब प्लस वाला मान हमारा 0 से क्या कहलाता है बड़ा कहलाता है, इसलिए फलन f आपका वर्धमान होगा। फलन f क्या होगा वर्धमान होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में तो फलन आपका वर्धमान हो गया। दूसरा कंडीशन आपके बुक में देता है पाई बाई 2 से पाई, ठीक है। ये नीचे वाले को मिटा देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं, हमें ऊपर वाले की ज़रूरत है, नीचे वाले की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई हमारा दूसरे चतुर्थांश में बन रहा है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन डाल दीजिए बी, और लिखा है बाबू पाई बाई 2 से पाई। इसमें क्या हमको सिद्ध करना है, में ह्रासमान है, में क्या है ह्रासमान। तो ये बताइए जो कास एक्स है वो अब कहाँ जा रहा है, कास एक्स मेरा कहाँ जा रहा है पाई बाई 2 से पाई में जा रहा है। कास एक्स मेरा कहाँ जा रहा है पाई बाई 2 से पाई में, क्योंकि ये बोल दिया है ना कि पाई बाई 2 से पाई में ले जाओ किसको, जो एफ डैश एक्स के मान निकाले हो। तो एफ डैश एक्स का मैं मान क्या निकाला हूँ कास एक्स को निकाला हूँ। ये कास एक्स मेरा 0 से पाई बाई 2 से पाई में जा रहा है। अब बताओ कास एक्स इसके अंदर आ गया कहाँ पाई बाई 2 से पाई में, कहाँ आ गया दूसरे में, कहाँ आ गया दूसरे में। और दूसरे में बताओ साइन और कोसेक प्लस होते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं माइनस। तो ये जो कास है यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा। अभी मैंने बोल दिया साइन कोसेक खाली प्लस होता है, बाकी लोग क्या होते हैं माइनस। तो ये कास एक्स मेरा इसके अंदर जब जाएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस, मतलब ऋणात्मक हो जाएगा। और जब ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋणात्मक वाली संख्या 0 से क्या हो जाती है छोटी हो जाती है। इसलिए फलन f पाई बाई 2 से पाई में ह्रासमान है। क्या है ह्रासमान है। पाई बाई 2 से पाई में जो फलन आपका दिया है ना वो क्या है ह्रासमान है। अब जो सी वाला ऑप्शन दे रहा है इसमें आपका सी में दे रहा है 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। ये देखिए 0 से पाई में न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है, ठीक। यहाँ ह्रासमान है लिख लीजिएगा। हमें सिद्ध करना है कि 0 से पाई में जब जाओगे ना
तो न तो वर्धमान मिलेगा न ह्रासमान मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देख लो। चूँकि का से अक्स जब 0 से π/2 में जाता है, 0 से π/2 में जाता है, उस कंडीशन में ये क्या होता है, वर्धमान होता है, वर्धमान है। और यही का से अक्स जब मेरा π/2 से पाई में जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ह्रासमान होता है। क्या होता है, ह्रासमान। थोड़ा बात को समझिए फिगर के द्वारा। का से अक्स जब यहाँ 0 से π/2 तक चला तो ये वर्धमान हुआ। क्या हुआ, 0 से π/2 तक चला तो ये वर्धमान हुआ, लेकिन π/2 से जब पाई तक चला तो ह्रासमान हुआ। तो पूरे सफ़र में इसको ये क्या हुआ है, पूरे सफ़र जब मैं तय किया हूँ का से अक्स को यहाँ से लेके जब यहाँ तक लाया हूँ तो 0 से π/2 तक तो ये वर्धमान मिला है, लेकिन π/2 से जैसे पाई तक ये आया है ह्रासमान मिला है। क्या मिला है, ह्रासमान। तो हम क्या इसको बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जब ये सफ़र तय कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, 0 से कहाँ तक आ रहा है, पाई तक। भाई 0 से चल के π/2 तक गया, फिर π/2 से कहाँ तक चल के गया, पाई तक गया। तो 0 से π/2 तक तो ये वर्धमान मिला, लेकिन π/2 से जैसे पाई तक आया वैसे ह्रासमान मिलने लगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 0 से पाई तक जब वो आया तो वर्धमान था, 0 से पाई तक ये वर्धमान मिला है, नहीं मिला है ना भाई। 0 से π/2 तक ना वर्धमान मिल रहा है, π/2 की इधर तो क्या मिल रहा है, ह्रासमान मिल रहा है। तो बताओ 0 से पाई तक ये वर्धमान है, नहीं है। 0 से पाई तक ह्रासमान है, नहीं है। यानी ना तो 0 से पाई तक जब हम टोटल दूरी इसका देखने लगेंगे कि यहाँ से यहाँ तक क्या वर्धमान है, नहीं है, क्या ह्रासमान है, नहीं है। मान लो जैसे सपोर्टेड एक उदाहरण ले लो, एक लड़का है, मान लो वो इंजीनियर भी है और पुलिस भी है, ठीक है। तो हम कहें कि वह लड़का इंजीनियर है, वह लड़का केवल क्या है, इंजीनियर है, तो ये गलत हो गया ना। वह लड़का केवल एक चीज़ नहीं हो सकता है, दोनों चीज़ है, इंजीनियर भी है पुलिस भी है। उसी तरह से ये हमारा जो का से अक्स है ना यार, 0 से π/2 तक वर्धमान है, यहाँ तक तो वर्धमान उसका नाम दे दिया गया, लेकिन π/2 से जैसे पाई तक वो आ रहा है इसमें ह्रासमान मिल रहा है। तो पूरे यहाँ से यहाँ तक का जब सफ़र वो कर रहा है तो हम बोल दें कि ये यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में वर्धमान मिल रहा है। गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कहाँ वर्धमान मिल रहा है, और ह्रासमान भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए आप क्या बोलेंगे, इसलिए आप क्या बोलेंगे बताइए, 0 से पाई में कास एक्स न तो वर्धमान है, न तो वर्धमान है, न ही ह्रासमान है, न ही ह्रासमान है। मतलब यहाँ से यहाँ तक न हम इसको वर्धमान बोल सकते हैं, न ह्रासमान बोल सकते हैं। आपका जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया, नोट कर लीजिए।